का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव का पॉइंट वाइज देखते हैं जो काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला, भारत में राज्य विधानमंडल जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन है? तो विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैग। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। राज्य में उच्च सदन जिसको बोलते हैं विधान परिषद की स्थापना कैसे की जाती है या समाप्ति। आगे साथ विधान परिषद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान 163 में। 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा का। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व किसका है? तो विधानसभा का। राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 में। 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन होगा। और 64 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। आगे साथ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसके समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो कितना है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद को राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किन अनुच्छेद में निर्धारित की गई? तो अनुच्छेद 170 में निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, पर तो इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो वह गोवा में है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। आगे साथ विधानसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। विधानसभा का विघटन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसोल्यूशन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। 1956 में कितने पुनर्गठित सदस्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो कितने थे? तो 5 थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 67 उत्तर प्रदेश थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182 गो, हरियाणा में 90 गो, हिमाचल प्रदेश में 68 गो, झारखंड में 81 गो, कर्नाटक में 224 गो, केरल में 140 गो, मध्य प्रदेश में 230 गो, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60 हुआ, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70, पश्चिम बंगाल में 294, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 83 प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त है। आगे साथ मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का प्रसाद प्रेरित कार्य करते हैं। आगे साथ उच्च न्यायालय का टॉपिक देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार में 3 तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायाधीश को हटाने की 3 प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति है। कौन कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको बोलते हैं CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक प्रख्यात विधिवेत्ता
अगला सवाल, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष। आगे पॉइंट जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश, इसको इंग्लिश में मैंडमस। मतलब भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसे रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्टिओरेरी। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो अधिकरण न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल जज। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 219 में 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि। 222 में किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 का ए में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का ए में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 का ए में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त। 227 में उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण। 228 में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, निरस्त। 229 में पदाधिकारियों तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की व्यवस्थापना। एक बार इसको देख लेते हैं। 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। 222 में किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 का 1 में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 का में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त। 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण। 228 में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। 229 में पदाधिकारियों तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय। 230 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। आगे साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये भी क्या था? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित। ओ ये भी वही है साथियों। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय पीठ। कलकत्ता उच्च न्यायालय वर्ष 1862 में पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप से पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार राज्य क्षेत्राधिकार। मुख्य पीठ या खंडपीठ कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ।
मुंबई 1862 ईस्वी में स्थापना वर्ष। महाराष्ट्र दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। गोवा राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार मुख्यपीठ एवं खंडपीठ मुंबई नागपुर पणजी एवं औरंगाबाद में खंडपीठ। मद्रास 1862 में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी मद्रास खंडपीठ। कर्नाटक 1884 ईस्वी में कर्नाटक में बेंगलोर इसका खंडपीठ बेंगलोर। इलाहाबाद 1866 ईस्वी स्थापना उत्तर प्रदेश क्षेत्राधिकार और खंडपीठ इलाहाबाद। लखनऊ में खंडपीठ। पटना 1916 में बिहार पटना इसका खंडपीठ। जम्मू कश्मीर 1928 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इसका क्षेत्राधिकार। श्रीनगर में जम्मू इसका खंडपीठ। और मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश और इसका खंडपीठ। जबलपुर इंदौर के ग्वालियर में खंडपीठ। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में पंजाब हरियाणा तथा चंडीगढ़ इसका खंडपीठ। गुवाहाटी 1948 में असम नागालैंड मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश इसका खंडपीठ। गुवाहाटी कोहिमा इम्फाल एवं अगरतला में खंडपीठ। ओडिशा 1948 में ओडिशा इसका थे कटक इसका खंडपीठ। राजस्थान 1949 में राजस्थान खंडपीठ। जोधपुर जयपुर में खंडपीठ। केरल 1956 केरल एवं लक्षद्वीप खंडपीठ एर्नाकुलम। गुजरात 1960 में गुजरात खंडपीठ अहमदाबाद। दिल्ली 1966 दिल्ली में दिल्ली खंडपीठ। हिमाचल प्रदेश 1967 में हिमाचल प्रदेश शिमला खंडपीठ। सिक्किम 1975 में स्थापना सिक्किम गंगटोक इसका खंडपीठ। छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ बिलासपुर खंडपीठ। उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड खंडपीठ नैनीताल। झारखंड 2000 में रांची इसका खंडपीठ। मेघालय 2013 में मेघालय शिलोंग इसका खंडपीठ। मणिपुर इम्फाल इसका खंडपीठ। तेलंगाना 2019 में तेलंगाना खंडपीठ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश 2019 में आंध्र प्रदेश अमरावती इसका खंडपीठ। आगे देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद बम्बई गुवाहाटी मध्य प्रदेश राजस्थान एवं मद्रास की स्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बंगलौर की 2 सर्किल खंडपीठ धारवाड़ गुलबर्गा। आगे एक पॉइंट है निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? वर्ष 1866 में। न्यायालय की कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। केंद्र राज्य संबंधों सेंट्रल स्टेट रिलेशन। मतलब भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। किस सूची के विषय में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र राज्य संबंधों की अनुसूची में 7वीं अनुसूची। मतलब केंद्र राज्य संबंधों के वर्ष 1971 में राज्य वन अर्थ समिति का गठन किस राज्य में के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु। संघ सूची में किया गया संशोधन 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़े गए। इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रवेश संख्या 33 का लोप किया गया। इस विषय में केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण इस संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रवेश 2 का जोड़े गए। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रवेश संख्या 92 का जोड़े गए। इसका संबंध राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण कंसाइनमेंट पर से है। 28वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रवेश संख्या 92 का जोड़े। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषद का सृजन के माध्यम से किया जाता है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इसको बोलते इंग्लिश में इंटर स्टेट काउंसिल को बंद किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 263 में। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कौन कर लगाता? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायक शक्तियों से संबंधित है। आगे साथ केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 245 और 246। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया या वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में।
संघ सूची प्रविष्ट आयकर, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर रेल, समुद्र एवं या वायुमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर, टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पारेषण पर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सेवाओं पर कर। आगे साथ तो केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। राज्य सूची प्रवेश 45 से 63 में भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी है, स्थानीय उपयोग तथा बिक्री के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, एंट्री टैक्स, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के कर बिक्री पर कर, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जल मार्गों इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं नौकाओं पर कर, पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति पर कैपिटेशन टैक्स, विलासिताओं यानी मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर उपयुक्त विषय में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता न ही एकत्रित किया जा सकता। अनुच्छेद 265 में सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब हुआ देगा? 18 मई 1990 में। अगला आयोग एवं समितियां केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नबद्ध है। राज्य मन्नार समिति 1969 में, डॉक्टर पी बी मन्नार सरकारी आयोग 1983 में, रंजीत सिंह सरकारिया प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 में, मोरारजी देसाई अगला शीतलवाड़ा समिति 1996 में, MC शीतलवाड़ा, पुंछे आयोग 2007 में, मदन मोहन पुंछे। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद की किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्ति कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव की समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर राज्य मंत्रिपरिषद के पदधारिता करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। तो राज्य मन्नार समिति। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंध उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 256 से 263। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। तो आज के लिए बस ये इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।